गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, अर्थात वनों से ढका हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा की वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़ारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया और इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिकी वानिकी तो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों में लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल में गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडा गंडिस्टेन के नाम से भी जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए। सामिन की चुनौती देखिए। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू बलातुंग गांव के निवासी सोरोन्तिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था, चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई भी नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार हो सकता है। जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध भी किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया, और साथ के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया जुर्माना देने के लिए। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर जो जंगल है उनका प्रभाव गहरा पड़ा है। भारत में तमाम चालू कार्यकर्ताओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागवान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हो गए। वानिकी में बदलाव क्या है देखिए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को
जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का सर्वेक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने ये भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवालुकुडु, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते हैं। इससे हर परिवार बारी बारी में अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। ये लेसन आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इसमें लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा देखिए शुरू से। सबसे पहले इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो वन्य समाज है और जो उपनिवेशवाद है वो हमने पढ़ा। इसके बाद में वनों का विनाश क्यों होता है वो पढ़ा हमने। इसके बाद में इस लेसन में हमने देखा कि किस तरीके से जो बागान है वहाँ पर खेती की जाती थी। बागानों में चाय की, कॉफ़ी की, व्यावसायिक वानी की शुरुआत देखी। किस तरीके से व्यवसाय के लिए जंगलों को काटा गया वो हमने देखा। इसके बाद में वनों के नियमन से खेती प्रभावित किस तरीके से हुई है, वनों का एकीकरण किया गया। शिकार की आज़ादी कैसे थी या कैसे उनकी आज़ादी समाप्त की गई वो हमने पढ़ा। वन विद्रोह हमने पढ़ा। वनों के कारण अलग अलग समुदायों के द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह विद्रोह भी हुए वो हमने पढ़ा। और आज हमने पढ़ा है जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में। ठीक है।